स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस में। और आज के इस क्लास में हम लोग फर्स्ट ईयर के 5वें अध्याय 5वें बुक जो है भाषा तथा शिक्षा को शुरू करेंगे। और सबसे पहले उसके सिलेबस को समझ लेते हैं। सिलेबस में आपको कुल 3 यूनिट पढ़ने हैं। इन 3 यूनिट्स में क्या क्या पढ़ना है इन सारी चीज़ों को समझेंगे। और इसके बाद हम लोग क्लास की ओर बढ़ेंगे, जहाँ मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हुए हैं और नोट्स के द्वारा हम लोग समझेंगे चीज़ों को। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, F5 आपका है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा का विकास, है ना। बच्चे जो हैं प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार से उनमें भाषा का विकास होता है, इस संदर्भ में इस बुक में सब कुछ समझना है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि पूर्णांक 50 यानी कि 50 अंकों की परीक्षा होती है। इसमें 50 अंकों का पेपर होता है और इंटरनल मार्किंग 15 नंबर का होता है और एक्सटर्नल 35 नंबर जो होते हैं वो आपके बाह्य परीक्षा से लिए जाते हैं। यानी कि जो आपकी परीक्षा होगी, बाह्य मूल्यांकन होगा, आपको जाकर के एग्जाम देना पड़ेगा सेंटर के ऊपर। वहाँ आपको 35 अंकों के प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का बंटवारा किया हुआ रहता है। तो इकाई कौन कौन सी पढ़नी और उसमें क्या क्या पढ़ना है, आइए इस चीज़ को अब समझेंगे। तो सबसे पहली इकाई जो आपकी है भाषा की प्रकृति। तो भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज, अंग्रेजी में भी आपको पढ़ना है ना। तो इंग्लिश में भी आपको सेम चीज़ को पढ़ना है, लेकिन वो अंग्रेजी वाले चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पे हिंदी में इन सारी चीज़ों को समझना है कि भाषा की प्रकृति क्या है। इसमें भाषा का अर्थ समझेंगे और भाषा को समझेंगे विभिन्न रूपों में, जैसे प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था के रूप में, समझ के माध्यम के रूप में, संप्रेषण के माध्यम के रूप में। और इसके आगे के पॉइंट्स हैं मानव भाषा और पशु पक्षियों पेड़ पौधों की भाषा में क्या अंतर है। फिर भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था होती है, ध्वनि संरचना, शब्द संरचना, वाक्य संरचना इत्यादि चीज़ों को समझेंगे। और इसके बाद भाषा की विशेषताएं हैं। तो ये कुल इतने टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक्स आपको पहली इकाई में हैं। इसमें से अब आगे देखेंगे दूसरी इकाई को, भाषाई विविधता व बहुभाषिकता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे परिवेश में बहुभाषिकता पाई जाती है, यानी कि एक से अधिक भाषाओं के प्रचलन को हम लोग देखते हैं। तो इसी संदर्भ में भारत का बहुभाषिक परिदृश्य समझेंगे। भारत में भाषाएं एवं भाषा का परिवार बहुत विस्तृत है, इसके संदर्भ में चीज़ों को समझना है। फिर अपने बिहार के अंदर में समझेंगे कि बिहार का बहुभाषिक परिदृश्य किस प्रकार का है और बिहार के अंदर कौन कौन सी भाषाएं एवं कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, है ना। इसके बाद भाषा और बोली है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, क्या समानताएं होती है, इन सारी चीज़ों की चर्चा होगी। फिर बहुभाषिकता के आयाम, बौद्धिक आयाम, शिक्षण शास्त्रीय आयाम, इन सारी चीज़ों की समझ बनाएंगे। इसके बाद है भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जगह दी गई है और कब कब किन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। साथ ही अंग्रेजी का संविधान में क्या स्थान दिया गया है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। बहुभाषिक कक्ष और केस स्टडी को समझेंगे कि कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता जो है वो किस प्रकार से सहायक है या फिर वो व्यवधान के रूप में है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। और अगली जो इकाई है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इकाई 3। इकाई 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें हम लोगों को भाषा अर्जन के सिद्धांत को समझना है। आप यहाँ देखेंगे इकाई 3, बच्चों का आरंभिक भाषा विकास और विद्यालय में भाषा। तो बच्चों के भाषा सीखने की क्षमता तथा बच्चों के भाषाई ज्ञान को समझना, ये पहला टॉपिक है। और दूसरा है कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, और इस संदर्भ में स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की और पियाजे, इन 4 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को समझना होता है। ठीक है। इसके बाद है भाषा अर्जित और भाषा सीखने में क्या अंतर है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके बाद है विद्यालय में भाषा विषय के रूप में और माध्यम भाषा के रूप में। तो विद्यालय में भाषा 2 रूपों में हम देखते हैं, तो क्लास में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर है भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्यों की समझ और भाषा के आधारभूत कौशल, है ना, LSRW को समझेंगे। लिपि और भाषा, इन 2 पॉइंट्स को समझेंगे। तो इस प्रकार से आपको इन 3 यूनिट्स में सारा कुछ पढ़ना है और इन 3 यूनिट से ही सवाल पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्लास की ओर। तो आइए अब शुरू करेंगे भाषा तथा शिक्षा के क्लास को। और सबसे पहले बढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट की ओर।
और यूनिट फर्स्ट हमारा है भाषा की प्रकृति। और भाषा की प्रकृति के अंदर हमारे जो कुल 5 टॉपिक्स हैं, इनमें से कुछ टॉपिक्स को आज के क्लास में हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले तो भाषा का अर्थ है, इसके बाद भाषा प्रतीकों की वाची व्यवस्था के रूप में, समझ के माध्यम के रूप में, संप्रेषण के माध्यम के रूप में, और एक और टॉपिक को मैंने इसमें शामिल कर लिया है, भाषा की विशेषताएं क्या हैं। इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की ओर। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, भाषा का अर्थ तथा भाषा प्रतीकों का वाचिक व्यवस्था के रूप में। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि भाषा क्या है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि भाषा हमारे संप्रेषण का माध्यम है। हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग एक माध्यम के रूप में करते हैं। तो भाषा की समझ हमारे अंदर है ना। तो यहाँ पे हम लोग जब आते हैं डीएलएड के अंदर, तो भाषा की परिभाषा को इस प्रकार से कुछ दिया जाता है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित। अब ये एक एक पॉइंट को आपको समझना है कि उच्चारण अवयव क्या है। अब देखिए कि भाषाएं बहुत सारी हैं, है ना, और भौगोलिक स्थान के अनुरूप भी हम देखेंगे तो विविधता पाई जाती है। देश के अनुरूप भी विविधता पाई जाती है। जैसे हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, उसी प्रकार से विदेशों की अन्य भाषाएं हैं। और भाषा का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से भाषाएं अस्तित्व में आई हैं, इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। तो यहाँ उच्चारण अवयव क्या है। अब किसी समाज में उस स्थान विशेष के रहने वाले लोगों ने जिन वस्तुओं के नाम गढ़े, वे उच्चारण अवयव कहलाएंगे, ठीक है। और साथ ही जो भाषा की मूलभूत इकाई होती है, जो ध्वनियाँ होती हैं, उसका जो प्रतीक बनाया गया है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, जो भी शब्द हम लोग बोलते हैं, जो भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, उनका एक स्पेशल प्रतीक है ना, एक विशिष्ट प्रतीक बनाया गया है। जैसे क ध्वनि के लिए आप लोगों को पता है कि क इस प्रकार से लिखा जाता है, ख ध्वनि के लिए ये प्रतीक बनाया गया है। तो अलग अलग भाषाओं में ये अलग अलग प्रतीक बनाए गए हैं। जैसे अंग्रेजी में क के लिए ये प्रतीक बनाया गया है ना। तो क और के ये दोनों एक ही ध्वनि को प्रोड्यूस करते हैं, क ध्वनि ही दोनों प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनकी प्रतीक अलग है। तो यही होता है उच्चारण अवयवों से उच्चारित और यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की। यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक क्या है। तो यादृच्छिक का मतलब होता है आर्बिट्ररी। भाषा का एक गुण है आर्बिट्ररीनेस, यानी कि मनमानापन, इसको आप कह लें, स्वेच्छाचारी कह लें। यानी कि जिस अनुरूप से मुंह से जो ध्वनि निकल गई और उस ध्वनि को मान्यता प्रदान कर दी गई समाज के द्वारा, उसे कहा गया ध्वनि प्रतीक, ठीक है। अब जैसे कि क जो ध्वनि निकली और इसका एक प्रतीक बनाया गया ये, और इस प्रतीक को मान्यता दी गई हमारे हिंदी समाज के लोगों के द्वारा। वहीं अंग्रेजी के लोगों के द्वारा के को क प्रतीक दिया गया था, ठीक है। क ध्वनि के लिए के का प्रतीक बनाया गया। उसी प्रकार से अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग प्रतीक बनाए गए। तो ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये भाषा की परिभाषा बनकर के आती है आपके डीएलएड के अंदर। आपको याद रखना है, नोट करते चलेंगे आप। वैसे मैं इन सारे नोट्स को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देता हूँ। और एक बात और कि व्हाट्सएप ग्रुप हमारा फुल हो गया है। अब उसमें नए जो भी कैंडिडेट जुड़ना चाहते हैं वे नहीं जुड़ सकते हैं, और ज़्यादा ग्रुप्स बनाने से भी फ़ायदा नहीं है। तो सबसे इसका बेहतर उपाय है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि टेलीग्राम पे आप जब भी ज्वाइन करेंगे तो पहले भी जो नोट्स डाले गए हैं आप उसे भी रीड कर सकते हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सुविधाजनक मुझे लगा है टेलीग्राम व्हाट्सएप की अपेक्षा, क्योंकि व्हाट्सएप में अगर आप आज जुड़ते हैं तो पहले उस ग्रुप पे क्या घटनाएं घटित हुई हैं, कौन कौन से नोट्स डाले गए हैं, इनकी आपको कोई जानकारी वहाँ नहीं मिलती है। नई जो अपडेट दिए जाएंगे केवल उसे ही आप देख पाएंगे। लेकिन टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि ज्वाइनिंग से, जब मैंने चैनल बनाया है उस दिन से लेकर के आज तक क्या क्या उस पर डाला गया है, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, भाषा प्रतीक क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी चर्चा की कि भाषा प्रतीक किसी भी भाषा विशेष में जो ध्वनियाँ उत्पन्न हुई और उन ध्वनियों को मान्यता प्रदान किया गया और उसे एक सिंबल दिया गया, एक प्रतीक दिया गया। तो उस प्रकार से
विभिन्न भाषाओं के अलग-अलग प्रतीक बन गए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषाओं में कुल मिलाकर के 52 ध्वनियाँ हैं और उनके 52 प्रतीक हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं, 26 वर्ण हैं, हालाँकि उनकी ध्वनियाँ 44 हैं। इस वजह से अंग्रेजी काफ़ी डिफ़िकल्ट भाषा बन जाती है ना? जब हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जो वोवेल साउंड्स हैं और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, टोटल मिलाकर के 44 साउंड्स हैं उनके अंदर, लेकिन उनके पास अक्षर केवल 26 हैं। इन्हीं 26 अक्षर से काम चलाते हैं अंग्रेजी भाषा के लोग, लेकिन ये उनकी कमज़ोरी है और ये अंग्रेजी भाषा की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। तो खैर उसकी चर्चा हम लोग अंग्रेजी में करेंगे। यहाँ समझें कि भाषा प्रतीक क्या है। तो प्रत्येक भाषा में किसी वस्तु का वाचिक प्रतीक प्रयोक्ता समाज अपनी इच्छानुसार गढ़ लेता है। इस मनमानेपन के कारण ही हिंदी में पानी के लिए पानी, अब जैसे पानी है ना, तो पानी के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द गढ़े गए। जैसे हिंदी में पानी कहा गया, वहीं अंग्रेजी में वाटर कहा गया, अरबी भाषा में इसे आब कहा गया और रूसी भाषा में इसे वदा कहा गया। अब ये जो शब्द गढ़े गए, ये वहाँ के प्रयोक्ता समाज के द्वारा गढ़े गए और फिर समाज में इसे मान्यता प्रदान की गई। अभी जैसे कि अगर हम हिंदी में पानी के लिए अगर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करें, अब जैसे कि पर्यायवाची शब्द के रूप में तो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे जल, नीर, तो इत्यादि भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से पानी का प्रयोग होता है। अब पानी के बदले अगर हम कुछ ऐसा शब्द का प्रयोग करें जिसके बारे में केवल हम जानते हैं, समाज के अन्य लोग नहीं जानते हैं, तो वे पानी को समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार से प्रत्येक भाषाओं का, प्रत्येक अपने अपने जो समाज के लोग हैं, वहाँ उन लोगों ने अपने अपने अनुसार से किसी भी वस्तु विशेष के शब्द गढ़े और इन शब्दों को एक प्रतीक दिया गया, जिसे क्या कहा जाता है, भाषा प्रतीक कहा जाता है। भाषा की उत्पत्ति में निहित इस मनमानेपन को यादृच्छिकता या आर्बिट्ररीनेस कहते हैं, यानी कि जैसी इच्छा हो, लेकिन शर्त यह है कि उस आर्बिट्ररीनेस को समाज के द्वारा मान्यता प्रदान कर दिया गया है और समाज के सभी लोग उस शब्द से, उस अक्षर विशेष से वाकिफ हों, है ना, सबको पता हो उसके बारे में। ऐसा नहीं कि केवल आपने अपने मन में गढ़ लिया, आप किसी चीज़ को अपने अनुसार से बुलाते हैं। तो अगर आप केवल अपने अनुसार से उन चीज़ को बुलाते हैं अपने नाम से, तो फिर केवल ये आपके लिए आर्बिट्रेरियस होगा, है ना, और इसे समाज के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है, तो वह भाषा का अंग नहीं बनेगी, यह केवल आर्बिट्ररी होकर के रह जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे कि भाषा का यादृच्छिक होना यह स्पष्ट करता है कि किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द से सहज, स्वाभाविक और तर्कपूर्ण संबंध ना होकर के समाज की इच्छा अनुसार मात्र माना हुआ संबंध है। अब जैसे कि कहते हैं कि हम पेड़, तो हमारे मस्तिष्क में पेड़ का चित्र बन रहा है ना। बकरी कहते हैं तो बकरी का चित्र बन रहा है। तो उसी प्रकार से जो शब्द गढ़े गए हैं उसे समाज के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया, लेकिन जो शब्द गढ़े गए उन शब्द में जो अक्षर या कह लें कि शब्द की जो विशेषता है वह वस्तु से कहीं भी मेल नहीं खाती है, वस्तु के गुण से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि पानी हम कहते हैं तो पानी तरल है, पानी ठंडा भी होता है, पानी गर्म भी होता है, लेकिन पानी के गुणों से शब्द का कोई लेना देना नहीं है ना। अगर शब्द से कोई लेना देना होता तो ये सभी भाषाओं में पानी को पानी ही कहा जाता, अलग अलग भाषाओं के लोगों के द्वारा उसे अलग अलग नाम नहीं दिया जाता, ठीक है। तो भाषा के मूल में ध्वनि प्रतीकों की रचना करने की प्रक्रिया है। जेम्स ब्रिटन एक शिक्षाविद हुए, इनके अनुसार मनुष्य को तार्किक जीव के तौर पर परिभाषित करने के स्थान पर प्रतीक गढ़ने वाले जीव के रूप में परिभाषित करना चाहिए, एक ऐसे जंतु के रूप में परिभाषित करना चाहिए जो प्रतीकों को गढ़ लेता है, जबकि अन्य जीवों में, अन्य जानवरों में प्रतीकों को गढ़ने की क्षमता नहीं है। और यही चीज़ें इंसान को अन्य जंतुओं से अलग करती हैं। एक और शिक्षाविद हुए एडवर्ड शेपियर, इनके अनुसार यह स्वीकार कर लेना सबसे उचित होगा कि प्राथमिक रूप से भाषा वास्तविकताओं को प्रतीकों के रूप में देखने की वाचिक प्रस्तुति है। वाचिक रूप में प्रस्तुति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि अनुभव को जाने पहचाने रूप में ढालकर, न कि प्रत्यक्ष रूप से सामना करके वास्तविकता पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रवृत्ति। तो एडवर्ड शेपियर ने यह कहा कि यह स्वीकार कर लेना कि सबसे उचित होगा कि प्राथमिक रूप से भाषा वास्तविकताओं को प्रतीक के रूप में देखने की
वाचिक प्रस्तुति है। वाचिक प्रस्तुति का मतलब जिसको हम बोल करके पढ़ सकते हैं, वाचिक प्रस्तुत कर सकते हैं, वाचिक रूप में, यानी कि मौखिक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। एक और शिक्षाविद हुए लेंगर। इन्होंने कहा कि लेंगर ने इंसान को तेजी से प्रतीक गढ़ने वाले प्रोलिफेरेटर ऑफ सिंबल्स की संज्ञा दी है। इंसान काफ़ी तेजी से प्रतीक गढ़ता है। आप जब छोटे बच्चों को देखोगे तो वे बहुत सारे ऐसे शब्द बोलते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसका मतलब है कि इंसान के पास ये क्षमता है कि वह बहुत सारे प्रतीक गढ़ सकता है, और जिन प्रतीकों की समाज के द्वारा मान्यता प्रदान की गई, वे प्रचलन में आ गए, वे शब्द कहला गए, उनका अर्थ विशेष हो गया, किसी वस्तु को लेकर के उनका नाम दे दिया गया, है ना। तो लेंगर का मानना है कि इंसान का मस्तिष्क प्रतीकों की अविरल धारा से निर्मित होता है, और इंसान के मस्तिष्क में प्रतीकों की असंख्य उत्पत्ति होती रहती है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भाषा क्या है, तो भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है। इसके जरिए हम संसार को समझने के लिए वाचिक प्रतीक गढ़ते हैं। इन प्रतीकों के द्वारा हम बाह्य ठोस चीज़ों से स्वतंत्र होकर के उन पर विचार विमर्श या विचार विश्लेषण कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो भाषा की मुख्य रूप से 5 प्रकार की विशेषताएं हैं, और सबसे पहली विशेषता है भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति का मतलब क्या हो गया? एक्वायर्ड एसेट है। भाषा को परिवेश से अर्जित किया जाता है, ठीक है। भाषा को सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है कि आप जिस परिवेश में हैं और उस परिवेश में जो भाषा बोली जाती है, आप उन भाषाओं को बिना किसी विशेष प्रयत्न के सीख जाते हो। आप छोटे बच्चे को देखते हो, 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु में भाषा का विकास सबसे तेज़ी से होता है, और इस अवस्था में अगर बच्चों को जिस भी परिवेश में रखा जाएगा, वहाँ जो भाषाएं बोली जाएंगी, वे भाषाएं बच्चे खुद ब खुद सीख लेते हैं। जैसे यदि कोई बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहा है तो वह हिंदी बोलना आसानी से सीख लेता है। वहीं उस बच्चे को एक ऐसे परिवेश में रख दिया जाए जहाँ के सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो वह बच्चा आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख लेगा। अंग्रेजी के सारे शब्द उसके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि भाषा परिवेश के द्वारा अर्जित किया जाता है। भाषा किसी को आनुवांशिक रूप में नहीं मिलती है, यानी कि माता पिता बहुत अंग्रेजी जानते हैं तो बच्चा भी अंग्रेजी ऑटोमेटिक सीख लेगा, है ना। तो भाषा आनुवांशिक रूप में नहीं मिलती, बल्कि भाषा सीखने की क्षमता मनुष्य में जन्मजात होती है, और नोम चॉम्स्की ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने भी अपने शोध के आधार पर ये सिद्धांत दिया है कि मनुष्य के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, लेकिन उस क्षमता के कारण भाषा का अर्जन हो सके, इसके लिए जरूरी क्या है कि उस परिवेशगत भाषा में लोगों के साथ अंतःक्रिया करनी होगी, है ना। ये नहीं है कि जन्मजात क्षमता है तो बच्चे को एकांत में एक ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहाँ किसी प्रकार की भाषा नहीं बोली जाती है, तो बच्चा फिर वहाँ कोई भाषा नहीं सीख पाएगा, उसमें भाषा का डेवलपमेंट होगा ही नहीं, उसमें भाषाई विकास परिलक्षित नहीं होंगे। यदि उसे समाज से दूर किसी निर्जन स्थान पर रख दिया जाए जहाँ कोई व्यक्ति नहीं जाता हो। बहुत सारे ऐसे प्रयोग करके भी देखे गए हैं। तो इन सारे प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परिवेश के लोगों के साथ अंतःक्रिया करने पर ही भाषाई क्षमता आती है। और भाषाई क्षमता होती है, लेकिन भाषा सीखने के लिए परिवेश में रहना जरूरी है। यदि आप परिवेश में नहीं रहोगे तो आप भाषा नहीं सीख पाओगे। जैसे यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो और आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, तो अंग्रेजी सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप बहुत सारे किताब पढ़ लो, ट्रांसलेशन ग्रामर बना लो, लेकिन अंग्रेजी बोलने में आप फ्लुएंट नहीं हो पाओगे। और फ्लुएंट होने के लिए आपको ऐसे वातावरण में रहना पड़ेगा, ऐसे परिवेश में रहना पड़ेगा जहाँ के लोग भी अंग्रेजी में बात करते हों। तो परिवेश के द्वारा अर्जित हो जाती है भाषा, इसलिए भाषा को क्या कहा गया है? अर्जित संपत्ति कहा गया है, ठीक है। दूसरी विशेषता है भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा कैसी वस्तु है? तो भाषा सामाजिक वस्तु है, क्योंकि यह समाज के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। किसी भी भाषा को जिस समाज में जो भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हमारे यहाँ बिहार में हिंदी भाषा मुख्य रूप से प्रचलित है, इसके अलावे भी बहुत सारी भाषाएं हैं, है ना। भोजपुरी है, अंगिका, बज्जिका, मगही है, मैथिली है, संथाली है। तो ये सारी भाषाएं जो हैं समाज के द्वारा मान्यता प्रदान है, समाज के लोग उसका प्रयोग करते हैं, तभी तो वो समाज में प्रचलित है। तो सामाजिक वस्तु के रूप में भी भाषा को जाना जाता है।
ठीक है, क्योंकि भाषा विशेष के प्रति किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि समाज के विभिन्न लोगों के द्वारा गढ़ा जाता है और समाज के द्वारा ही उसे मान्यता प्रदान की जाती है। तीसरी विशेषता है निश्चित से अनंत की रचना। निश्चित से अनंत की रचना का मतलब क्या है कि सीमित शब्द और रूप से असीमित भाषिक प्रयोग केवल मानव भाषा में ही संभव है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी में केवल 26 अक्षर हैं, हिंदी में कुल मिलाकर के 52 अक्षर हैं, लेकिन इन 26 या 52 अक्षरों से कितनी सारी चीज़ें रची जाती हैं, है ना, और नित्य प्रतिदिन इसकी नई नई रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो हम ऐसे अनेकानेक वाक्यों का प्रतिदिन प्रयोग करते हैं जो ठीक उसी रूप में पहले कभी भी प्रयुक्त नहीं हुए हैं। इसकी तुलना में पशु पक्षी संप्रेषण हेतु सीमित ध्वनियों का ही प्रयोग कर सकते हैं। आई बात समझ में। अगली विशेषता देखेंगे, इसी में एक चीज़ और है कि ये ध्वनियाँ आधारभूत रूप से भावों को संप्रेषित करती हैं, जैसे कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का म्याऊं, हाथी का चिंघाड़ना आदि। ये जंतुओं के द्वारा उच्चारित ध्वनियाँ हैं, लेकिन इन ध्वनियों में वो चीज़ें नहीं हैं जो मनुष्य की ध्वनियों में हैं। इनकी ध्वनियाँ निश्चित हैं और ये अपनी ध्वनियों को अलग अलग वाक्य के रूप में नहीं तब्दील कर सकते हैं, भाषा के रूप में संप्रेषित नहीं कर सकते हैं। वहीं मनुष्य अब है जिसने अपनी सीमित ध्वनियों से अनंत शब्द भंडार बनाया और आगे भी बनाता रहेगा। अगली विशेषता देखेंगे कि भाषा नियमबद्ध होती है। भाषा में एक निश्चित पैटर्न होता है, चाहे आप किसी भी भाषा को आप उठा करके देख लें। जैसे कि यदि हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में एक वाक्य लिखते हैं, राम आम खाता है। एक साधारण सा वाक्य है, राम आम खाता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसी वाक्य को कहेंगे, राम ईट्स ए मैंगो, है ना। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि राम आम खाता है, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना, और आम ऑब्जेक्ट हो गया और खाता है वर्ब हो गया। और अंग्रेजी में अब आप देखेंगे राम सब्जेक्ट है और इट्स वर्ब है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे व्यवस्था बदल गई, पैटर्न बदल गया। हिंदी में है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, कर्ता कर्म क्रिया, और इंग्लिश में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अपनी एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। तो इसको कहेंगे कि भाषा की एक निश्चित व्यवस्था होती है, उसके अपने नियम होते हैं, जिससे उसके भाषा के सभी बोलने वाले परिचित होते हैं। इसीलिए वक्ता जो कुछ कहता है श्रोता वही समझ लेता है, ठीक है। अगली विशेषता देखेंगे कि अर्थ की बहुस्तरीयता होती है। भाषा में अर्थ की बहुस्तरीयता होती है, यानी कि उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। चूँकि भाषा सृजनात्मक और परिवर्तनशील होती है, इसलिए उसमें अर्थ की बहुस्तरीयता का गुण भी समाहित रहता है। यह बहुस्तरीयता भाषा को अर्थ के सीमित चौखट से पार ले जाती है। अब जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिसमें जो कुछ लिखा गया है उसके कई अर्थ निकलते हैं। आप रहीम जी की एक कविता ले लें कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना ना उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें पानी को अलग अलग रूप में प्रदर्शित किया गया, पानी के कई अर्थ बनाए गए हैं, है ना। तो इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं मनुष्य की जिसमें अर्थ की बहुस्तरीयता है। जो कुछ लिखा गया उसके कई अर्थ निकल करके आते हैं। तो ये भाषा की विशेषताएं हो गई। अब एक और यूनिट आपका यहाँ पे क्लियर होगा, भाषा समझ तथा संप्रेषण के माध्यम के रूप में। हम सभी को मालूम है कि भाषा का इस्तेमाल हम लोग अपनी समझ को संप्रेषित करने के लिए करते हैं। सबसे पहले चीज़ों को हम समझते हैं, चीज़ों को उसके बाद संप्रेषित करते हैं। जैसे आप किसी भी घटना को जब आप देखते हो तो घटनाएं कई प्रकार की होती हैं, उसके अनुभव कई प्रकार के होते हैं। तो जो घटना हमने देखा है हम उसकी समझ अपने अंदर बनाते हैं, और यदि हमें उस घटना के बारे में किसी को बताना होता है तो फिर हम उस समझ को, हमने अपनी जो समझ बनाई है उसे ही अभिव्यक्त करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या, तो संप्रेषण का माध्यम है, अर्थात हम अपनी सोच को किसी के सामने भाषा के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। लेकिन संप्रेषण के माध्यम से पहले भाषा प्रतीक गढ़ने का माध्यम है।
है ना। सबसे पहले हम लोग प्रतीक गढ़ते हैं कि कैसे हम चीज़ों को कहेंगे। उसके लिए हम अपने मस्तिष्क में कुछ योजना बनाते हैं, कुछ प्रतीक बनाते हैं और इन प्रतीकों के जरिए विचार करते हुए हमारी समझ बनती है। संप्रेषण के स्तर तक पहुंचने के 4 चरण हैं। कुल कितने चरण हैं? तो कुल 4 चरण हैं, जिसे आइए समझते हैं। पहला है मूर्त अनुभव। मूर्त अनुभव क्या है? जैसे कि यदि आप कोई पेन देखते हो, ठीक है, ये पेन आपने देखा, तो इस पेन के बारे में आपके मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे कि यह पेन किस चीज़ से बना हुआ है, इस पेन में जो रिफिल डाला गया है वो कैसा है, और इसके जो नीब हैं वो कैसे हैं, इसका जो ब्रांडिंग है वो किस कंपनी का है ना। इन सारी चीज़ों को देख करके हम एक ठोस, एक मूर्त अनुभव बनाते हैं, ठीक है। मूर्त अनुभव बनाते हैं। मूर्त चीज़ों को देखने के बाद हमारे मस्तिष्क में मूर्त अनुभव बनते हैं। दूसरा चरण है ठोस अनुभूतियाँ। ठोस अनुभूतियाँ क्या होती है, तो ऐसे समझते हैं। अब जैसे कि आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन में एक ऐसी लड़की आती है जिसके शरीर पर ढंग के वस्त्र नहीं है, मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए है, और वो फर्श के ऊपर झाड़ू लगाती है, आपके बर्थ के नीचे झाड़ू लगाती है और बदले में आपसे कुछ पैसे मांगती है। आप उसकी स्थिति को देख करके आपके हृदय में करुणा का भाव जगता है। आप उसकी स्थिति पर चिंतनशील होकर के सोचते हो, आपकी संवेदना उसके प्रति उमड़ती है। तो आपके हृदय के अंदर जो अनुभूतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, आप अपने मस्तिष्क में उन अनुभूतियों के बारे में जो समझ आप बना रहे हैं, उसे ठोस अनुभूतियाँ कहेंगे। इसके बाद है अमूर्त संकल्पनाएँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अमूर्त रूप में हमारे अंदर होती हैं, हमारे थॉट में होती हैं। जैसे कि जब हम गणित पढ़ते हैं तो गणित में बहुत सारे अमूर्त संकल्पनाओं को हमें समझना होता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अमूर्त रूप में समझते हैं। जैसे कि रेखा है, तो रेखा को हम अमूर्त रूप में समझते हैं। पृथ्वी के ऊपर देशांतर और अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, तो ये भी अमूर्त संकल्पना है। कोई ऐसी वास्तविक रूप में लाइन नहीं खींची गई धरती के ऊपर, बल्कि इसे एक अमूर्त रूप में माना गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं, ईश्वर के बारे में चर्चा करते हैं, तो ये सारी अमूर्त संकल्पनाएं हैं जो हमारे मस्तिष्क में, जिससे हमने ठोस रूप में उसे नहीं देखा है। और इसके बाद होता है सामान्यकृत संकल्पनाएं। सामान्यकृत संकल्पनाओं के अंतर्गत वैसी चीज़ें आती हैं जिसे हम सामान्य रूप में लेते हैं। अब जैसे कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है और वह गेस्ट आपसे कहता है कि मिठाई लेकर के आओ, और आप उसके लिए जलेबी लेकर के आते हो, तो वह कहता है कि मैंने तुमसे मिठाई मांगी थी, तुम जलेबी लेकर के क्यों आए। अब यहाँ दो चीज़ें हैं। मिठाई का मतलब क्या होगा, तो मिठाई जो शब्द है उसे सामान्यकृत भाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया, जबकि जलेबी मिठाई का ही एक विशिष्ट प्रकार है ना। सभी मिठाइयाँ जलेबी नहीं हो सकती हैं, लेकिन जलेबी जो है वो मिठाई है ना। उसी प्रकार से गुलाब जामुन भी मिठाई है। तो कहने का ये मतलब है कि ये सामान्यकृत संकल्पना के अंतर्गत आएगा। अब जैसे कि हम कहेंगे कि पेड़, तो हमारे मस्तिष्क में पेड़ का चित्र उभरेगा, लेकिन किस पेड़ का चित्र उभरेगा ये निश्चित नहीं है ना। सभी प्रकार के पेड़ का चित्र उभर सकता है, किसी भी पेड़ का चित्र उभर सकता है। लेकिन यदि कहा जाए केले का पेड़, तो हमारे मस्तिष्क में केवल केले का पेड़ उभरेगा, है ना। तो ये सामान्यकृत संकल्पनाओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये कुल 4 चरण हमारे संप्रेषण स्तर तक पहुंचने के होते हैं, ठीक है। इन 4 चरणों के द्वारा ही हम अपने संप्रेषण को अभिव्यक्त कर पाते हैं। इसके बाद है भाषा के प्रकार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा हुआ है जिसमें एक वक्ता, एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है, ठीक है। यानी कि मौखिक रूप से जो बोला जा रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो मौखिक भाषा में ये मैंने एक चित्र बना करके समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे एक महिला है जो हाथ में लड्डू लिए हुए हैं, अपने पति को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि अजी सुनते हो, 2 किलो गुलाब जामुन भी लेते आना। तो ये क्या हो गया? मौखिक भाषा का एक उदाहरण हुआ, है ना। अब इसी प्रकार से लिखित भाषा, तो लिखित भाषा में भाषा का वह रूप है जिसमें हम लोग अपनी अभिव्यक्ति को लिख करके अभिव्यक्त करते हैं। बहुत सारे जो लेख हम देखने को पढ़ते हैं, अपनी किताबों में कहानियाँ पढ़ते हैं, है ना, गद्यांश पद्यांश जो भी पार्ट हैं साहित्य के लिखित रूप में, वे सारे लिखित भाषाओं के अंतर्गत आ जाएंगी, है ना। और इसके बाद तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, जब हम संकेत और इशारों के माध्यम से चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं, हम अपनी सोच को दूसरों को बता पाते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। देखिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से
मूक बधिर लोग करते हैं। इस विशेष भाषा की अलग से पढ़ाई भी होती है, जिसमें विभिन्न संकेतों के द्वारा अपनी बात को प्रकट करना सिखाया जाता है। विभिन्न प्रकार के साइन लैंग्वेजेज होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट लेटर के अनुसार चीज़ों को बताया जाता है। अब जैसे ए बताना है, तो ए के लिए आप देख रहे हैं कि ये सिंबल है, इस प्रकार से ए है। अगर बी लिखना है, बी बताना है, तो इस प्रकार से उंगली की जाती है, तो बी हो गया। सी के लिए इस प्रकार से किया जाता है, सी हो गया। डी के लिए ये इस प्रकार का सिंबल है। तो मूक बधिर लोगों की पढ़ाई जो होती है वो इसी साइन लैंग्वेज से होती है और वे इसी प्रकार से भाषा को सीखते हैं। ठीक है। और साथ ही बहुत सारे कुछ और एक्शन भी होते हैं, एक्शन के द्वारा भी वे चीज़ों को बताते हैं। जैसे घर बताना हो तो घर के लिए ऐसे किया जाता है, तो ये घर हो गया। ठीक है। ब्रदर बताना हो तो ऐसे किया जाता है, तो ये ब्रदर का साइन हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे साइन लैंग्वेज के द्वारा मूक बधिर की पढ़ाई होती है। वहीं बात करें कि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते समय भी हम लोग विभिन्न प्रकार के सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से, इमोजी के माध्यम से, एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से, जीआईएफ के माध्यम से, है ना। तो ये सारे जो है ये भी सांकेतिक भाषा में ही आएंगे। और इस संदर्भ में सीटेट एग्जाम में सवाल भी पूछे गए हैं। आप लोग 8 जनवरी वाले एग्जाम में इससे एक सवाल मैंने देखा है। ठीक है। उसमें जीआईएफ का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है और बिना बोले आप अपनी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, तो आप जीआईएफ के द्वारा कर सकते हैं, अपनी बात को बता सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सांकेतिक भाषा के आप उदाहरण देख पा रहे हैं। इन इमोजी का प्रयोग सभी लोग करते हैं, है ना। तो ये जो इमोजी बनाए जाते हैं वे एक्सप्रेशन के आधार पे बनाए जाते हैं। जैसे ये इमोजी क्या कर रहा है, ये इमोजी किसी के ऊपर हंस रहा है ना। किसी के जोक सुनने के बाद जो हमारे फीलिंग्स होते हैं उसे ये प्रकट कर रहा है। ये इमोजी किसी के ऊपर गुस्सा होने का फीलिंग कर रहा है ना। और ये इमोजी जो है ये सोचने का फीलिंग दे रहा है। ये भी जो है कहाँ घुमा दिया, किस सवाल में फंसा दिया, इस प्रकार का ये फीलिंग है। और ये बहुत अच्छा खुश हुए, इसका फीलिंग है। और ये तो हंसते हंसते आंसू निकल गए, इसकी फीलिंग है। तो इस प्रकार से इन फीलिंग्स के द्वारा भी हम अपनी चीज़ों को, अपनी अभिव्यक्ति को किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने भाषा के संदर्भ में 3-4 टॉपिक को क्लियर कर लिया है। बाकी के आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।